चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो वी विल कंटिन्यू, ठीक है। सबसे पहली जो इनिशियल प्रॉब्लम्स में सबसे पहली जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी थी ना, दैट वाज द ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये क्या थी, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान किस हद तक सक्सेसफुल था इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, ठीक है। हर प्रॉब्लम के बारे में ना आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये कि उसकी उस प्रॉब्लम व्हाई वाज इट एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और दूसरी चीज पाकिस्तान ने उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम क्या था, देखो, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, जब ब्रिटिश ने इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, द ईस्ट एंड द वेस्ट पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स द इंडिया इन बिटवीन दीज टू रीजन्स, तो कोई नेचुरल बॉर्डर हमारे पास जो कहते हैं ना जिसको कि साइंटिफिक बॉर्डर होती है, वो मौजूद नहीं थी। आसान जबान में द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट कि पाकिस्तान जो था उसके दो हिस्से हो गए, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान आ गया था और दूसरी तरफ आपके पास वेस्ट पाकिस्तान आ गया था। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी टेरिटरी थी, एंड दैट वाज नो वन एल्स एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तान के दो विंग्स थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में आपका बड़ा सा था क्या, इंडिया, ठीक है। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, अब इसको याद कर लो, आगे चल के काम आएगा। उसको आप बांग्लादेश कहते हो, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश कब, 1971 के अंदर। वेस्ट पाकिस्तान इज आर करंट मॉडर्न डे पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान 1971 के अंदर चल के क्या बना, इट बिकेम बांग्लादेश, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान इज बेसिकली आर करंट पाकिस्तान। अब मसला पता है क्या था, मसला ये था कि ये जो दोनों टेरिटरीज थी, इनके दरमियान पता है कितना फासला था, कितना डिस्टेंस था, सिर्फ और सिर्फ इतना ही जितना आपके और उसके दरमियान है, 1000 माइल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उतना ही डिस्टेंस जितना आपके और आपके पसंदीदा शख्स के दरमियान है, 1000 माइल्स का फर्क था, ठीक है। और ये जो 1000 माइल्स का फर्क था, इससे मसला पता है क्या पैदा हो रहा था, इससे मसला ये पैदा हो रहा था, बीच में इंडिया जो है ना वो फुप्पो बना हुआ था, ठीक है। इंडिया फुप्पो बना हुआ था और इंडिया दोनों तरफ जो है ना वो आग लगा रहा था। वो आग कैसे लगा रहा था, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसकी प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा इन चैप्टर, जो पर्टिकुलर हम इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश पढ़ेंगे ना उसके अंदर, ठीक है। बट द पॉइंट हियर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये दो अलग अलग हमारे विंग्स थे, इसके दरमियान बहुत बड़ा सा इंडिया था जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, ठीक है। मुझे चैट पर बताओ, अच्छा, मुझे चैट पर आप टाइप करके बताइएगा, एक सवाल मैं आपसे अभी करूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा आपकी अकल कितनी खुली हुई है। ईस्ट पाकिस्तान और ये जो वेस्ट पाकिस्तान था ना, इसके बारे में छोटी सी चीज मेरी एक याद रखो, इन दोनों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। इन दोनों का कल्चर बिल्कुल क्या था, डिफरेंट था। ईस्ट पाकिस्तान का जो कल्चर था ना, इट वाज मोर रिलेटेड टू द अरब कल्चर, जो मुसलमान यहाँ के थे, सॉरी, वेस्ट पाकिस्तान जो कल्चर था, इट वाज मोर रिलेटेड टू द अरब कल्चर, ठीक है। और जो ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर था ना, दैट वाज मोर रिलेटेड टू द हिंदू कल्चर, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे, ठीक है, द बंगालीज हैड अ कल्चर विच वाज मोर सिमिलर टू द हिंदू कल्चर, और हमारा जो कल्चर था टेक्निकली वो ज्यादा किससे मिलता था, अरब कल्चर से मिलता था, ठीक है। दोनों के कल्चर्स बिल्कुल अलग थे, ठीक है। दूसरा मसला पता है क्या था, दोनों विंग्स के अंदर ईस्ट पाकिस्तान वालों की जबान थी बंगाली, ठीक है, और हमारी जो जबान थी दैट वाज उर्दू, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली बोलते थे और हम उर्दू बोलते थे, तो दूरियां और बढ़ती गई, ठीक है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एट दैट टाइम टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू विंग्स। अब एक परिंदा है जिसके दोनों विंग्स के दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो डू यू थिंक द बर्ड विल बी एबल टू फ्लाई? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। वो जो बर्ड होगा वो फ्लाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप सपोज करें कि पाकिस्तान वाज जस्ट लाइक अ बर्ड हैविंग टू विंग्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, एंड देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू विंग्स, ठीक है। ये दोनों विंग्स आपस में साथ काम करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। क्यों नहीं थे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हम चैप्टर नंबर 13 में करेंगे, लेकिन फिल वक्त आप इतना याद रखें कि एक रीजन पुप्पो था और दूसरा रीजन कल्चर था, ठीक है।
अब मुझे चैट पे टाइप करके बताएं कि आपको क्या लगता है दोनों विंग्स के अंदर कौन सी एक चीज सिमिलर थी। सिर्फ एक चीज बताएं जो दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर सिमिलर थी। ओ जबरदस्त, एक जवाब आ भी गया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इस्लाम। इस्लाम। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि इस्लाम वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन टू विंग्स, सही है, पेपर के अंदर भी तुम लोग यही लिखोगे। लेकिन तुम लोगों की नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ भाई, स्कॉलर्स जो है ना, स्कॉलर्स, ठीक है, बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्होंने बांग्लादेश में जो इस्लाम है उनको स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल नाइल ग्रीन, अब ये जो स्कॉलर्स के मैं नाम ले रहा हूँ ना, आधे तो लोग इनकी किताबें पढ़ने में उनकी जिंदगी कट जाती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े और मुश्किल स्कॉलर्स हैं। वो लोग कहते हैं कि ये भी एक मंजन दिया गया हिस्ट्री के अंदर कि इस्लाम वाज अ सिमिलैरिटी, लेकिन अब ये क्यों था, कैसे था, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिल वक्त आपको ये याद रखना है कि दोनों के अंदर क्या चीज सिमिलर थी, दोनों के अंदर था सिमिलर इस्लाम। देयर वाज नो अदर बाइंडिंग फोर्स, नो अदर यूनाइटिंग फोर्स, और कोई चीज नहीं थी जो दोनों को करीब ला सके, ठीक है, सिवाय किसके, सिवाय इस्लाम के। So this was the first problem that Pakistan had to face. ठीक है, दो विंग्स थे और दोनों विंग्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, बीच में फुप्पो सवार थी, ठीक है, जाने फुप्पो क्यों सवार थी, ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम आ गया। अब हमें यहाँ पर ये चीज सीखनी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन्ना साहब ने क्या किया, ठीक है। तो टेक्निकली मैं आपको 14 मार्क वाला आंसर इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी फिल वक्त हमें प्रॉब्लम समझनी है और दूसरा ये समझना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जिन्ना साहब ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, आई होप आप लोगों के पास नोटबुक्स हैं। अगर खाली लेक्चर लेंगे ना, मजे लेंगे इसके, फायदा नहीं होगा लेक्चर का, ठीक है। नोटबुक्स अपने पास रखें और उसको कॉपी करें और साथ साथ समझें, ठीक है। जिन्ना साहब ने क्या एफर्ट्स डाले टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं होंगे आज के हुक्मरानों की तरह, ठीक है। तो जिन्ना साहब ने क्या एफर्ट्स डाले, अब मेरी बात सुनना। जिन्ना जो है, उन्होंने जो पहला एफर्ट डाला वो ये डाला, ही विजिटेड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जिन्ना साहब जो थे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का विजिट किया और वहां के लोगों से मिले और उनको ये समझाया, भाईजान आप सब फोकस करो नेशनल यूनिटी के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करो, जिन्ना वहां पर गए और लोगों को बोला कि आप सब फोकस करो नेशनल यूनिटी के ऊपर। ये मत देखो कि वेस्ट पाकिस्तान वाले जो है ना वो उर्दू बोलते हैं, तुम लोग बंगाली बोलते हो। एक दूसरे के दरमियान इंटीग्रेशन बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुकात बढ़ाओ, म्यूचुअल रिलेशंस बढ़ाओ और नेशनल यूनिटी पे फोकस करो। जिन्ना की एक बहुत मशहूर स्पीच है जिसमें जिन्ना ने एक्चुअल में ये कहा था कि थिंक योरसेल्व्स एज पाकिस्तानीज ओनली। सिर्फ ये सोचो कि तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मत सोचो कि उर्दू बोलने वाले हो या बंगाली बोलने वाले हो, सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जिन्ना साहब के एफर्ट्स थे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जिन्ना ने इतनी मेहनत तो की, लेकिन क्या इसका कोई आउटकम आया, क्या इसका कोई नतीजा सामने आया। थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसका मसले का हल मिला, शॉर्ट टर्म में इट वाज अ सक्सेस, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये सक्सेस नहीं थी। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर ये सक्सेस होती तो आपको चैप्टर नंबर 13 नहीं पढ़ना होता, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर इट वाज नॉट अ सक्सेस। क्यों सक्सेस नहीं थी, बिकॉज 1971 के अंदर जो वॉर हुई उसके बाद बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ईस्ट पाकिस्तान सॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इट्स वेस्टर्न विंग। ये पहला प्रॉब्लम था जो मैंने आपको समझाया, डिस्क्रिप्शन दी और फिर मैंने आपको ये बात बताई कि उसको सॉल्व करने के लिए क्या एफर्ट्स किए गए और किस हद तक वो एफर्ट्स सक्सेसफुल थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे अब हम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान फेस्ड एक्चुअली कंसर्न्स द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमें पॉलिटिकल या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, ठीक है। पॉलिटिकल या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, वी आर गोना डिस्कस दैट, ठीक है।
सबसे पहला जो मसला हमें फेस करना पड़ा आजादी के बाद, पाकिस्तान को जो सबसे पहला पॉलिटिकल मसला फेस करना पड़ा, वो पता है क्या था? आप मुझे बताएं, अगर आप हिस्ट्री सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रिवाइज करें तो आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा होगा कि मुसलमानों के पास पॉलिटिक्स के अंदर तो इतना बड़ा कोई रोल था ही नहीं। मुसलमान जो थे दे वर मार्जिनलाइज्ड, उनको तो साइडलाइन कर देती थी ब्रिटिश हमेशा। यस और नो? तो पहला पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो ये था कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल लीडर्स थे। हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इनएक्सपीरियंस थे, उनके पास कोई खास तजुर्बा मुल्क चलाने का नहीं था। दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज टू रन एन एंटायर नेशन स्टेट। पहला मसला। दूसरा मसला, हमारे पास पाकिस्तान के पास जब वो आजाद हुआ, वी हैड ऑलमोस्ट नो पॉलिटिकल बिल्डिंग्स। आज अब तो माशाल्लाह आप देखें तो आपको पॉलिटिकल बिल्डिंग्स ही ठीक दिखती हैं, बाकी तो कुछ आपको ठीक दिखता नहीं है। वहां पर गैस भी आ रही होगी, पानी भी आ रहा होगा, हर चीज हो रही होगी। लेकिन उस वक्त 1947 के अंदर जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी, फर्निशिंग्स नहीं थी, हमारे पास इमारतें नहीं थी जहां पर हम अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स कर सकें। सही है? तो पाकिस्तान को स्क्रैच से स्टार्ट करना था, पाकिस्तान को जो है ना वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। ये बात सिंपल है और समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, हमारे पास जो लीडर्स थे, जो हमारे पास लीडर्स थे, दे वर मोस्टली एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, ये मैंने बात आप लोगों को सेक्शन 2 पढ़ाते हुए भी बताई थी। अगर आप लोगों को याद हो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब मुस्लिम लीग बनी वो 1937 के इलेक्शंस, वन ऑफ द रीजन हारने का ये था कि मुस्लिम लीग की जो इमेज थी ना उसके साथ एक प्रॉब्लम था। देयर वाज एन इमेज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मुस्लिम लीग। वो क्या थी? उसको ये मुस्लिम लीग को ये समझा जाता था कि ये तो जमींदारों की पार्टी है, ये तो नवाबों की पार्टी है। जाहिर सी बात है, अब देखो ना मुस्लिम लीग बनाने वाले लोग कौन थे? नवाब वकारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब, सारे के सारे नवाब थे भाई, नौकर तो हम है। ठीक है, तो मुसलमानों की जो पार्टी थी ना उसकी भी गलत इमेज बैठी हुई थी। अब जाहिर सी बात है उसी पार्टी ने हमें पाकिस्तान दिलवाया, मुस्लिम लीग ने हमें पाकिस्तान दिलाया। तो हमारे पास जो लीडर्स थे वो मोस्टली जमींदार, इलीट क्लास के लोग थे, जिनके बड़े बड़े स्टेट्स थे, जमीनें थी, उनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था। समझ रहे हो बात को? तो पाकिस्तान के जो लीडर्स थे दे वर मोस्टली एरिस्टोक्रेट्स एंड दे वर एक्चुअली लीस्ट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड टू रन द गवर्नमेंट, वो सेठ आदमी थे। डज दैट मेक सेंस? So these were the political problems which Pakistan had to face initially. ठीक है। अच्छा, एक और पॉलिटिकल मसला जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा था वो ये था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इस बारे में बात की कि हमारे दो विंग्स थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी जो हमारा पाकिस्तान है जहां आप और मैं रह रहे हैं, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश। बेटा जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग ये कहते थे कि वी नीड मोर से, क्या? वी नीड मोर शेयर इन गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा शेयर चाहिए। सीधी बात है। तुम, अच्छा चलो अब पता चलेगा तुम लोगों की तैयारी कैसी है एग्जाम की। टाइप करके मुझे जरा बताओ, हु वाज द पर्सन जिसने 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन की एक्चुअल बुनियाद रखी मीटिंग के अंदर? ये मत बोलना कायदे आजम, कायदे आजम नहीं था भाई। Who was actually the person जिसने बुनियाद रखी, सजेशन दिए? हाँ, बंगाल चीफ, बंगाल प्रीमियर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, वो कौन था? मौलवी फजलुल हक। ठीक है, फजलुल हक साहब ने, ही वाज द प्रीमियर ऑफ बंगाल, जिन्होंने बुनियाद रखी। तो ये जो लोग थे ये लोग कह रहे थे कि भाई हमें गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा शेयर दो। समझ में आ गई बात? तो देयर वाज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम
and the political problem was that the people of East Pakistan wanted more share in the government. वो कह रहे थे भाई हमें हर चीज करने दो, हमें चला लेने दो, हम ज्यादा मेजोरिटी में, हमें ज्यादा चांस मिलना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर. बाकी वेस्ट पाकिस्तान जो था, they were not willing to give enough chance to the East Pakistan. तो these were the problems जो कि पाकिस्तान को फेस करने पड़े थे. अच्छा, एज अ फन फैक्ट, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, अगर आप लोग गलती से कभी सिंध आर्काइव्स जाएं, वहां पर डेटा आर्काइव्स हैं, बहुत बड़े आर्काइव्स हैं, उसके अंदर डेटा है, बहुत सारा डेटा है. आप लोगों को, अगर आप लोग खाली मिनिस्ट्रीज पढ़ें 1947 से लेके अगले 10 साल की पढ़ लो आप, या अयूब खान तक की पढ़ लो, आप लोग हैरान हो जाएंगे ये बात जान के कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ना, जो गवर्नमेंट इस पोजीशंस पर थे, या जो जिनके पास हाई गवर्नमेंट रैंक्स थे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी पता है कहां से आ रहे थे? दे वर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. अब इसकी मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं. इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घरों का हेड कौन होगा? आपके पेरेंट्स. अगर कोई थर्ड आउटसाइडर जो कि आपके घर में भी नहीं रहता हो, वो आपको आके बोले कि आज से घर तुम्हारा मैं चलाऊंगा, तो आप तो उसको चला दोगे सही वाला. समझ रहे हो बात को? लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. दिस वाज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर यानी बांग्लादेश के अंदर भी हमारे ही ऑफिशियल्स पोस्ट पर अपॉइंट किए जाएंगे. समझ रहे हो बात को? सो दीज वर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. अच्छा, नाउ लेट मी कम टू द फैक्ट कि इन पॉलिटिकल मसाइल को डील करने के लिए जिन्ना ने क्या किया. लेकिन उस पर जाने से पहले मैं अपनी बात ये दोहराऊं. मेन जो मसला था ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वो ये था. इंटरनल झगड़े तो सुलझते जाते या बढ़ते जाते, डजंट मैटर. मेन प्रॉब्लम ये था भाई, हमारे पास पॉलिटिकली क्वालिफाइड लोग नहीं थे. हमारे पास पॉलिटिकली क्वालिफाइड लोग, जुमला ले लो, पॉलिटिकली क्वालिफाइड लोग नहीं थे. अब जिन्ना साहब ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या एफर्ट्स किए? What were the efforts which were made by कायदे आजम to deal with this problem? ठीक है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पेशल ट्रेन्स हायर की, स्पेशल ट्रेन्स, ठीक है, और उन स्पेशल ट्रेन्स को कहां भेजा? लसबेला नहीं, कहां भेजा? उन्होंने भेजा स्पेशल ट्रेन्स को इंडिया. किस लिए भेजा? टू ब्रिंग पॉलिटिकली क्वालिफाइड मुस्लिम्स टू पाकिस्तान, ताकि पॉलिटिकली क्वालिफाइड जो पढ़े लिखे हो, जिनको सियासत आती हो, जिनको गवर्नमेंट चलाना आती हो, उनको पाकिस्तान लाया जा सके. डज दैट मेक सेंस? टू ब्रिंग पॉलिटिकली क्वालिफाइड मुस्लिम्स बैक. कायदे आजम ने इस मसले को डील करने के लिए क्या किया बेटा? कायदे आजम ने ट्रेन्स भेजी इंडिया, ताकि पाकिस्तान के पास पढ़े लिखे पॉलिटिकली क्वालिफाइड लोग वापस आ सकें. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से जिन्ना साहब ने एक और काम किया. ये इनका पहला एफर्ट था. दूसरा, जिन्ना साहब ने टाटा एयरलाइन के साथ एक पैक्ट साइन किया, एक अग्रीमेंट साइन किया. ठीक है. और उस अग्रीमेंट में टाटा एयरलाइन को यह बोला गया कि आप लोग इंडिया से हमें मदद करेंगे हमारे पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान लाने में, ताकि हमारी हुकूमत चल सके, ताकि हमारी गवर्नमेंट चल सके. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद जिन्ना साहब ने क्या किया? पहले यहां पर हम ये बात कर लें कि टाटा एयरलाइन के साथ अग्रीमेंट किया. ठीक हो गई बात. अग्रीमेंट क्या था? अग्रीमेंट में ये बोला गया था कि टाटा एयरलाइंस हमें मदद करेगी पॉलिटिकली क्वालिफाइड या पॉलिटिकली साउंड लोगों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए इंडिया से. ठीक है. क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने सोचा कि हम भाई इंडिया के अंदर ही रहते हैं, हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो दिस वाज द सेकंड एफर्ट. थर्ड एफर्ट, जिन्ना साहब ने ही एक्चुअली रेंटेड प्राइवेट बिल्डिंग्स. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि पाकिस्तान के पास 1947 के अंदर कोई भी इमारतें नहीं थी जिसमें वो अपनी पॉलिटिकल, आज तो हमारे पास गवर्नर हाउस, फलाना हाउस, दिमागना हाउस, जो भी यानी कि गवर्नमेंट में काम करने वाले, चपड़ासी का भी एक हाउस है यार. आम आवाम के पास कुछ नहीं है, लेकिन आज तो हमारे गवर्नमेंट में काम करने वाले चपड़ासी के पास भी हर चीज है.
कहने का क्या मकसद है, अच्छी बात है हो, कहने का मकसद ये पाकिस्तान के पास लेकिन उस वक्त ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी। आज आप जो बड़े बड़े महल देख रहे हैं ना इनके, ये उस वक्त मौजूद नहीं थे। उस वक्त तो कायदे आजम की ये सिचुएशन थी कि उन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास जाकर मिन्नतें करनी पड़ी थी कि हमें अपना घर किराए पे दे दो, ताकि हम यहाँ पे पॉलिटिकली जो मीटिंग्स होती हैं या जो इजलास होते हैं या जो एनुअल सेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर केटर कर सकें। डज दैट मेक सेंस? तो उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंग्स को हायर किया था फॉर गवर्नमेंट मीटिंग्स। ना सिर्फ इतना ही, जिन्ना ने स्पेशली ये रेंट करके इसके अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो चीजें मीटिंग्स वगैरह के लिए जरूरी होती हैं, वो सब जिन्ना ने अरेंजमेंट करवाए ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अच्छे से मीटिंग कर सके। और मैं समझता हूं जिन्ना का जो सबसे की एफर्ट था पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो पता है क्या था? वो ये था कि जिन्ना साहब ने ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर जनरल। और मुझे टाइप करके बताएं, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जिन्ना ने? प्राइम मिनिस्टर जिन्ना साहब ने किसको बनाया? लियाकत अली खान। ठीक है, वेरी गुड। लियाकत अली खान को जिन्ना साहब ने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनाया। ओके, ठीक हो गई बात। चलें जी, अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमें पाकिस्तान को क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। सो वी आर गोना स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान को ना एक मजे की बात यह कि जब से पाकिस्तान बना है तब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कभी दूर हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर फंसा हुआ है। किसके अंदर फंसा हुआ है? नियो कॉलोनियलिज्म। ये क्या चीज है, ये कभी फिर इसके ऊपर बात करेंगे अगर मौका मिला, किस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमें क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के पास लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रीज नहीं थी। पाकिस्तान के पास बहुत कम इंडस्ट्रीज थी। अगर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा डेटा के ऊपर आ जाओ, पूरे इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज थी ना, उसका पाकिस्तान को सिर्फ 10% शेयर मिला था। 10% शेयर मिला था ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। पाकिस्तान को कितना मिला था? पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर मिला था ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थी। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इसी तरीके से चूंकि इंडस्ट्रीज की बात ही चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा और प्रॉब्लम को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास इंडिया के अंदर ऐसे जितने भी लोग थे जो बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे, उनमें से सिर्फ 6.5% वर्कर्स पाकिस्तान आए, वर या केम टू पाकिस्तान। कितने? सिर्फ और सिर्फ 6.5%। बाकी सब कहाँ थे? बाकी सब इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आज आपके इलेक्ट्रिक को जितनी मर्जी आए गालियां दो, मुझे तो खुशी होगी, और दो यार, अगर 2 दिए 4 दो। लेकिन आपको पता है आज आप भले कितना ही बुरा कह लो कि इलेक्ट्रिक को, इसकी जो रूट्स है ना, रूट्स बेटा कहीं ना कहीं वो आजादी में। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। दिस इज द रीजन। प्रॉब्लम है ना कि इलेक्ट्रिक को गालियां देने से सही नहीं होगा। प्रॉब्लम को हमें रूट कॉज तक पहुंचना पड़ता है। और यहाँ पर पता है क्या रूट कॉज है? जब पाकिस्तान आजाद हुआ ना, तो अंग्रेजों ने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5% इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी दी। कितनी? 5%। पूरे इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी थी, जितनी इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज थी, उनमें से सिर्फ 5% मिला। 95% किसको दे दिया गया? 95% इंडिया को दिया गया। ठीक है, सो दीज वर्ड। अच्छा, इसी तरीके से आज आपको, आपका कितना फन बनाता है ना एग्जामिनर जब ज्योग्राफी में आपसे सवाल करता है, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू डेवलप माइनिंग इंडस्ट्री या मिनरल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कितना मजाक करता है आपके साथ एग्जामिनर। अगेन कम
इट कम्स बैक टू हिस्ट्री। 1947 के अंदर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ टोटल इंडिया में जितनी मिनरल वेल्थ थी ना, उसका 10% गिवन मिला। कितना मिला? ओनली 10% मिनरल वेल्थ मिली पाकिस्तान को, बाकी सब आपका इंडिया खा गया। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इसी तरीके से एक और मसला जो हमें फेस करना पड़ा था, या जो आज दिन तक है, पाकिस्तानी अवाम भी लाइक यार फरारी मंगा लो, रास्ते में BMW भी मंगवा लो, ठीक है, और फिर वो भी मंगवा लो, लैम्बोर्गिनी भी मंगा लो, डायमंड ज्वेलरी भी मंगा लो, हर चीज बाहर से मंगा लो। क्या मंगवा रहे हो आप लोग बाहर से? कैपिटल गुड्स, लग्जरी आइटम्स, जिससे इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब पॉइंट सुनना, और आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो? कद्दू, वेजिटेबल्स, टमाटर, फल, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो आप। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान शुरू से क्या है? पाकिस्तान शुरू से है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान शुरू से क्या है? एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इंडिया ने हमारा किस तरह मजाक उड़ाया था एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होने का, कैनाल वाटर डिस्प्यूट समझाते हुए। और आज आप इंडिया को देख लो, इंडिया अपनी सुई से लेके रॉकेट तक, क्या कह रहा हूं, सुई से लेके रॉकेट तक खुद बनाता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? और हमारे पाकिस्तानी अशनीर ग्रोवर की वो देख देख के ना वो खुश हो रहे होते हैं, शार्क टैंक इंडिया। ओ भाई, उनका आप इंडस्ट्रियल हब तो देखो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, और पाकिस्तान के पास जो है ना वो बड़े दुख की बात थी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फल फूल उगाता था, वही एक्सपोर्ट करता था, तो पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता था। ठीक है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी का यही नुकसान होता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम जनरेट होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, ये मैं आपको, कराची वाले तो जो है ना वो शुरू से लाडले हैं। ठीक है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी सिटीज डेवलप थी? चलो टाइप करके बताओ, मार लो, तुक्का मार लो। कितनी सिटीज थी जिनको ये कहा जाता है कि दे वर डेवलप्ड? नहीं नहीं, टोटल टोटल नाम बताओ। तो नाम नहीं बताओ, मुझे टोटल बताओ, टोटल। पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एट मैक्स, जो जो स्टेटिस्टिशियंस हैं, जो डेटा पे रिलाई करते हैं, वो डेटा में ये हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ 7 सिटीज डेवलप थी। एंड यस, यू गाइस आर राइट, कराची वाज वन ऑफ देम। ठीक है, कराची वाज वन ऑफ देम। ठीक हो गई बात? तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 7%, ओ सॉरी 7 सिटीज डेवलप थी। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि बेटा ये जो 7 सिटीज थी ना, सिर्फ यही डेवलप थी। क्या लगता है आपको क्यों सिर्फ और सिर्फ 7 सिटीज डेवलप थी? अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें मुझे अपने घरेलू रीजंस मत दो, मुझे इसको लिंक करके दिखाओ किसी तरह पॉपुलेशन से, उस वक्त की पाकिस्तान की पॉपुलेशन से अगर लिंक कर सको। चलो, गिविंग यू 5 सेकेंड्स। सिर्फ और सिर्फ 7 सिटीज डेवलप थी, ओनली 7 cities. And can you guys link this to population? Yes, अभी सही, अभी जो है ना वो सही थोड़ा सा कमेंट आया है कि देयर वर लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी थी। एक्सेलेंट, शाबाश। पाकिस्तान के अंदर जो है देयर वाज लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन कौन से इलाकों में? पॉपुलेशन वाज लो इन सिटीज। ठीक है, ये जो बेटा 7 सिटीज थी ना, सिर्फ इनके अंदर थोड़ी सी पॉपुलेशन थी, बाकी जो इलाके थे उनमें पॉपुलेशन ही इतनी नहीं थी कि कोई डेवलपमेंट हो। अच्छा, अब मजे की बात, ये आपको सुन के हैरानगी होगी, एंड यू विल बी रियली सरप्राइज टू लर्न दिस। आपको, आपके लिए मे बी ये बात नहीं होगी कि पाकिस्तान की 85% पॉपुलेशन जो थी ना, वो पता है कहां पर थी? वो थी रूरल एरियाज में, गांव और देहातों में। और गांव और देहातों में तो सिर्फ बेटा 2 काम होते हैं, गांव और देहातों में 2 काम होते हैं, पहला एग्रीकल्चर, और दूसरा हमारे किसान की हॉबी पॉपुलेशन बढ़ाना, क्रिकेट टीम तैयार करना। तो पाकिस्तान की कहा जाता है कि 85% पॉपुलेशन जो थी ना,
वो रूरल रीजन्स में थी, गांव देहातों में थी, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाई. सो दीज वर सम ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो उस वक्त बेचारे पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे थे. डज दैट मेक सेंस? अच्छा, एक और छोटी सी बात, एज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी विल रिटर्न टू दिस लेटर ऑन. आपको गाइस पता है कि दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी जूट प्रोड्यूस होता था ना, जितना भी जूट प्रोड्यूस होता था, उसका 70%, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड जूट प्रोडक्शन कहां से आती थी? 70% ऑफ वर्ल्ड की जूट प्रोडक्शन कहां से आती थी बताओ? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान? इट केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, कहां से आती थी? इट केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पार्टीशन हुआ ना, जब रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ, तो उसके अंदर जो अनफेयर बाउंड्री डिवीजन हुई, बहुत सारे इलाके इंडिया को दे दिए गए. तो मसला हमारे पास ये पैदा हुआ कि हमारे पास जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो भी डिवाइड हो गए. जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो भी क्या हो गए बेटा? दे वर ऑल्सो डिवाइडेड. कुछ इंडिया में रह गए, कुछ हमारे पास आ गए. सो दीज वर ऑल द इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े थे. अब बेटा मेरी बात जरा यहाँ पर गौर से सुनना. इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जिन्ना साहब ने क्या किया, वी आर गोना लर्न अबाउट दैट, कि जिन्ना ने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अपनी टोपी किस तरह घुमाई. सो efforts to solve this. हम स्टडी अब करने वाले हैं. क्या प्रॉब्लम सबको समझ आ गया? ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जिन्ना साहब ने क्या एफर्ट्स डाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नंबर 1, ये बहुत फनी है यार, मुझे बताओ. चलो, जिन्ना साहब ने व्हाट डू यू गाइस थिंक सबसे पहला काम क्या किया होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? अच्छा चलो, पहले काम की बातें बता देता हूँ, फिर जो एक थोड़ा सा फन पार्ट है वो बताऊंगा. सबसे पहले ना जिन्ना ने स्टेट बैंक सेटअप की. आज आप स्टेट बैंक जाएं तो आपको दोबारा से जाने का दिल नहीं होगा. ठीक है, 1948 के अंदर पहली 1 जुलाई 1948 के अंदर जिन्ना ने स्टेट बैंक बनाई, ताकि पाकिस्तान की जो अर्निंग्स हैं, पाकिस्तान की जो रेवेन्यू सिस्टम्स वगैरह हैं, वो सब तमीज से तरीके से जमा किए जाएं. पाकिस्तान ने देखा कि जिन्ना साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो बदतमीज हैं, उनको तमीज नहीं है, तो वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के रेवेन्यू को बर्बाद कर देंगे. तो ऐसों के लिए जिन्ना साहब ने क्या किया? ऐसों के लिए जिन्ना साहब ने स्टेट बैंक बनाई. मैं होता तो लात मार देता. ठीक है, जिन्ना साहब ने क्या किया? जिन्ना साहब ने स्टेट बैंक बनाई 1948 के अंदर. ठीक है, दूसरा